भाई डर का माहौल था और लग यही रहा था कि बार्सिलोना शायद रेड कार्ड के बाद से सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन थैंक्स टू हैंसी फ्लिक कि उस बंदे ने इस टीम की फिजिकलिटी, मेंटालिटी, हर चीज़ को चेंज करके रख दिया। पिछले साल हम लोगों ने इसी तरह के सीन्स देखे थे जब अरोहो को रेड कार्ड मिलता है अगेंस्ट पीएसजी और हम लोगों ने वहां पर अपनी लीड को बॉटल किया था और हम यूसीएल क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट हो गए थे। आज 21 मिनट में कुबारसी को जब रेड कार्ड मिलता है तो उसके बाद से हर एक ने दोबारा से इस टीम को डाउट करना शुरू कर दिया था। हर एक ने हैंसी फ्लिक को डाउट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सीज़न में जब जब हमने हैंसी फ्लिक को डाउट किया है, उस बंदे ने हमारे डाउट्स को इमीडिएटली क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, तुम हमारे डाउट नहीं कर सकते। यार देखो, उसकी सब्स्टिट्यूशंस स्पॉट ऑन थी, उस बंदे की डिसीजन मेकिंग स्पॉट ऑन थी और बहुत ही बोल्ड डिसीजन मेकिंग थी। आपने देखा होगा कि जब हमें 21 मिनट में रेड कार्ड मिला तो हम लोगों ने यही सोचा कि यार लेवेंडोस्की को शायद कुर्बान किया जाएगा और लेवेंडोस्की को बाहर बुलाया जाएगा। लेकिन डैनी ओल्मो को वो वापस बुला लेते हैं और डैनी ओल्मो को जब वापस बुलाया तो हर बंदा यही सोच रहा था कि यार डैनी ओल्मो नंबर 9 भी खेल सकते हैं, वो ड्रिबल भी अच्छा कर लेते हैं, लिंक अप प्ले भी अच्छा बना लेते हैं और वो गोल भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन लेवेंडोस्की को रखने की रीज़न ये थी कि लेवेंडोस्की फिजिकल प्लेयर हैं। बेशक उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, उन्होंने 12th मिनट के अंदर एक चांस भी मिस कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको रखने की वजह ये थी कि वो 1-2 डिफेंडर्स को हमेशा एंगेज रखते हैं। और आपको इस बात का पता है कि बेनिफिका का जो डिफेंस है वो काफ़ी फिजिकल है, तो आपको एक फिजिकल प्लेयर की वहाँ पर ज़रूरत थी। उसके साथ-साथ लामीन जमाल को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वहाँ पर भी डाउट्स क्रिएट होते हैं कि यार लामीन जमाल को आपने जब बाहर बुला लिया तो क्या हम 0-0 ड्रॉ के लिए जा रहे हैं? क्योंकि लामीन जमाल ऐसे प्लेयर हैं जो ऑफेंसिवली बड़े खतरनाक हैं, वो ड्रिबल भी बहुत अच्छा करते हैं, 1-2 डिफेंडर को एंगेज भी रखते हैं और उसके साथ-साथ वो चांस क्रिएशन भी उनकी बड़ी कमाल की होती है, उनका विजन भी बहुत अच्छा है। लेकिन फ्लिक ने क्या किया, राफिनिया को वो राइट विंग के ऊपर ले गए और फेरान टोरेस को वो लेफ्ट विंग के ऊपर ले आए। अब फेरान टोरेस को लाने की क्या रीज़न थी? फरहान टोरेस के ऊपर भी हमें ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लेकिन फरहान टोरेस के आने से क्या हुआ कि फरहान टोरेस ने डिफेंस को बहुत सपोर्ट किया, मिडफील्ड को बहुत सपोर्ट किया। आज उनका लिंक अप प्ले भी अच्छा था और वही बात कि वो फिजिकल प्लेयर थे। तो ये दोनों डिसीजन जो है वो उनके स्पॉट ऑन बैठे। उसके बाद जेरार्ड मार्टिन को वो लेकर जब आते हैं तो उनके ऊपर भी डाउट्स आ जाते हैं कि यार जेरार्ड मार्टिन लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर आप उनको लेकर आ रहे हो और उनका सीज़न इतना अच्छा नहीं रहा, 1-2 गेम्स उन्होंने बड़ी ख़राब खेली, लेकिन वो डिसीजन भी स्पॉट ऑन था। उसकी रीज़न ये थी कि जेरार्ड मार्टिन एक तो फिजिकल थे, एरियल ड्यूज वो जीत सकते थे और उन्होंने जीते भी। और उन्होंने 1-on-1 डिफेंडिंग बहुत कमाल की क्योंकि आखिरी 15-20 मिनट में जो चीज़ें हम लोगों ने पहले कभी नहीं की थी वो आज फ्लिक ने करके दिखाई। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखने को मिली कि फ्लिक बहुत क्विक लर्नर है। इस सीज़न में कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों का जब वन मैन डाउन हुआ है, अब मेरे ख्याल से ओसासुना का गेम था और मोनाको का चैंपियंस लीग का गेम था, जब हम वन मैन डाउन थे तो हम तब भी हाईलाइन फुटबॉल खेल रहे थे और हम लोगों ने वो मैचेस हार दिए थे। तो आज क्या हुआ कि आज वन मैन डाउन के बाद हम इतना हाईलाइन फुटबॉल भी नहीं खेल रहे थे, हम ऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइज अटैक कर रहे थे और हमारा डिफेंस इतना हाईलाइन नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से बेनिफिका को इतने ओपन चांसेस नहीं मिल रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखने को मिली कि आखिरी 15-20 मिनट में आज हमें हराम बॉल देखने को मिला। देखो, जब तक आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं होती और आपकी डिफेंस फिजिकल स्ट्रांग नहीं होती तो आप ज़्यादा देर तक हराम बॉल खेल नहीं सकते। हम बार्सिलोना है, हमारे डीएनए में हराम बॉल खेलना नहीं लिखा। हम लोग पूरा मैच या 15-20 मिनट जो हैं वो पूरे डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डीएनए कुछ और बोलता है। हमारा डीएनए ये बताता है कि हम लोग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। और इसी वजह से जब जब हम लोगों ने हराम बॉल खेलने की कोशिश की है, स्पेशली जो पीएसजी का पिछला सीज़न में गेम हुआ था, हमने जब हराम बॉल खेला था, हम लोगों ने वहाँ पर जो वो टाई थी बॉटल कर दी थी। लेकिन आखिरी 15-20 मिनट में आज हमने हराम बॉल भी खेला और उसकी वजह ये थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्लेयर थे, हमारे पास मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फ्लिक के आने के बाद से इम्प्रूव हुई हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। हम लोगों ने 2016 के बाद से राउंड ऑफ 16 का फर्स्ट लेग कभी नहीं जीता।
जो कि आज हमने जीता। लास्ट टाइम हमने आर्सेनल के अगेंस्ट जो है वो फर्स्ट लेग जीती थी। उसके बाद से हम 2025 में अभी तक अनबीटन जा रहे हैं, और यूसीएल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक टीम 70 मिनट तक वन मैन डाउन रहे और वो मैच भी जीत जाए। तो ये यूसीएल की हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड जो बार्सिलोना ने बनाया। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। यार देखो, ये जो मेंटालिटी है ना बार्सिलोना के प्लेयर्स की, ये हम लोग बहुत अच्छे से मिस कर रहे थे। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने यूसीएल में बहुत सारी बॉटलिंग की है, और आज हम लोगों ने 10 प्लेयर्स के साथ जो है वो बेनिफिका जैसी टीम, जहां पर इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था, वहां पर आप 1-0 के साथ मैच जीत कर आए हो। इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो किसी भी तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए। हमारी जो टीम आज खेली है उसमें हर प्लेयर ने इतनी जान मारी है कि यार जिसकी भी तारीफ करो उतनी कम है। सबसे पहले मैं शेजनी से स्टार्ट करूंगा। यार ऑक्टोपस की तरह वो बंदा खेला है। आज अगर टर स्टेगन होता तो मैं नहीं समझता कि हम लोग ये मैच जीत सकते थे। टर स्टेगन ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए रिसेंट ईयर्स के अंदर, और शेजनी की गेम जो थी यार कमाल की गेम थी। वो बंदा जो है वो आज मेरे ख्याल से 10 हाथों से गोलकीपिंग कर रहा था। उसके बाद कुबारसी को जो रेड कार्ड हो गया, लेकिन उसके बाद इनिगो मार्टिनेस और अरोहो ने यार कमाल की डिफेंडिंग की है यार आज की गेम के अंदर। अरोहो के ऊपर भी डाउट्स थे कि यार ये ऑफसाइड ट्रैप नहीं बना पा रहा और ये उतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन भाई कमाल की परफॉर्मेंस उसकी थी। कुंदे शुरू में थोड़ा सा वर्नेबल लगे, उनके जो है वो रेड कार्ड के बाद स्पेशली जो है ना वो उनको एक दो दफ़ा बेनिफिका ने जो है ना एक्सप्लॉइट किया उनकी साइड को। लेकिन उसके बाद से कुंदे जब उनके नर्व्स थोड़े से काम डाउन हुए तो उन्होंने भी कमाल किस्म की जो है वो डिफेंडिंग की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बल्दे का वो एक रन आपने देखा होगा, वो 3-4 बंदों के बीच में से निकल के चले गए। मुझे कभी-कभी ऐसा लगा था कि वो रफीनिया है, क्योंकि आज उनका हेयर स्टाइल भी रफीनिया जैसा था। और यार ऑन द बॉल वो बंदा लास्ट सीज़न में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन आज यार उस बंदे का कॉन्फिडेंस मैंने जब देखा, उसकी ड्रिबलिंग देखी, तो यार ये बंदा जो है ना मुझे लगता है कि आने वाले सीज़न में वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद फ्रैंकी डियोंग, आपको याद होगा कि जब हमें रेड कार्ड मिला ना, तो उसके बाद फ्रैंकी डियोंग ने जिस तरह की परफॉर्मेंस आज दे दी है ना, लाइन ब्रेकिंग पासिस, और उसने जो थ्रेट बना के रखे वो सिर्फ फ्रैंकी डियोंग ही कर सकता है। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि कसाडो को स्टार्ट करना चाहिए, कसाडो को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फ्रैंकी डियोंग वन मैन डाउन के बाद ही वो प्लेयर थे कि जो मिडफील्ड को कंट्रोल भी कर रहे थे और उसके साथ साथ लाइन ब्रेकिंग पासिस भी दे रहे थे, और उनके थ्रू पासिस ऐसे कुछ निकले थे जहां पर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई थी। और पेड्री मैन ऑफ द मैच और मैजिकल। यार उस बंदे की, मेरे ख्याल से यार उस बंदे को जो है ना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर। आप इस वक्त दुनिया का कोई भी मिडफील्डर उठाकर देख लो, आपको पेड्री से अच्छा मिडफील्डर इस पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ मिडफील्डर्स ऐसे हैं जिनके स्टैट्स ये बोलते हैं कि वो गोल स्कोर करते हैं, वो असिस्ट देते हैं, लेकिन यार ये बंदा जिस तरह से गेम को कंट्रोल करता है, जिस तरह से गेम पर इम्पैक्ट डालता है, यार हैट्स ऑफ टू हिम। और मैं ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ जावी एंड इनिस्टा। वो जावी की तरह टर्न्स भी लेता है, वो इनिस्टा की तरह से जो ड्रिबल भी करता है, और उसके पासेस भी स्पॉट ऑन होते हैं। या दो दो तीन तीन बंदे उसके ऊपर चढ़े होते हैं, वो वहां से भी बॉल निकाल के ले जाता है। यार वो बंदा जो है वो कुछ और लेवल की फुटबॉल खेल रहा है। उसके बाद यार लामीन यमाल शुरू में थोड़ा सा जो है ना वो लगे कि यार उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अभी एक एक गोल जो है वो मिस कर रहे हैं। वो जब वो गोल उनका वापस आ जाएगा ना तो मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। लेकिन फिर भी उनकी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। लेवेंडोस्की ने एक बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया फिर से। लेकिन मैं यही कहूँगा कि रेड कार्ड के बाद से जिस तरह से वो खेले हैं, आई एम फाइन विद इट। और रफीनिया, भाई रफीनिया जब जब इस सीज़न के अंदर बार्सिलोना को ज़रूरत पड़ी है वो बंदे ने स्टेप अप किया, चाहे क्लासिको हो, चाहे बायर्न म्यूनिख वाला गेम हो, और आज की गेम के अंदर भी जो है उसने कमाल किस्म का गोल स्कोर किया। और पिछला गेम जो हमारा ग्रुप स्टेज वाला था वहाँ पर जब हमने रेमोंटाडा किया था, वहाँ पर भी रफीनिया ने ही जो है वो आखिरी गोल स्कोर किया था। और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन को नहीं भूलना चाहिए यार, जेरार्ड मार्टिन, कसाडो, फेरान टोरेस, इन सब का बहुत अच्छा गेम था। तो यार आई एम रियली हैप्पी कि बार्सिलोना ने मेंटालिटी दिखाई है, और ये वो बार्सिलोना है जो
पिछले सीजन्स के अंदर इस तरह की गेम्स के अंदर जो है वो बॉटल कर दी जाती थी। मौत को छू के बार्सिलोना वापस आई है। मेरे ख्याल से ये टाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई। बेनिफिका की क्वालिटी है वो हमें हर्ट कर सकते हैं, तो हमें होम के ऊपर भी एक कंप्लीट गेम खेलना होगा। हम लोगों को इस तरह की गलतियां नहीं करनी जैसे आज कुबारसी ने ये गलती कर दी, क्योंकि पिछले सीजन के अंदर भी ऐसी गलतियों की वजह से ही हम लोग यूसीएल के नॉकआउट स्टेज से बाहर हुए थे। तो आई होप कि बार्सिलोना जिस तरह से मेंटालिटी शो की है, तो बार्सिलोना यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस ही देगी अपने होम के ऊपर। और आई होप कि बार्सिलोना जो है इस टाई को नेक्स्ट वीक जो है वो ख़त्म कर देगी, किल कर देगी। विस्कल बारसा।